को भी बगैर नोटिस दिए नहीं उसका मकान गिराया जा सकता है। ये कोर्ट के आदेश है। बुलडोजर चलेगा तो अहमद और अंसार पर, अजय और अर्जुन पर बुलडोजर कभी नहीं चलेगा। वहां पर हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हिंसा करी, दंगे करवाए। वो अपना काम कर रहे हैं, इसको किसी भी धर्म के चश्मे से देखना गलत है। नमस्कार, इंडिया चाहता है में स्वागत है आपका। मैं अखिलेश आनंद हूं। दिल्ली की जहांगीरपुरी में सबसे पहले सांप्रदायिक हिंसा हुई, फिर बुलडोजर का जोर चला और अब सियासत का शोर है। आलम यह है कि सियासत की सारी सड़कें आज जहांगीरपुरी की तरफ ही मुड़ चुकी हैं। कल रात को हिंसा वाले इलाके में ओवैसी पहुंचे थे, तो आज कांग्रेस ने दल बल के साथ एंट्री मारी। फिर दूसरे दलों के कदम भी जहांगीरपुरी की तरफ बढ़ने लगे। इस बीच अतिक्रमण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अहम आदेश दिया। एमसीडी के एक्शन पर कुछ तल्ख टिप्पणी भी की है। जहांगीरपुरी हिंसा और अतिक्रमण का केस आखिर कैसे कानून और सियासत के बीच आकर खड़ा हो गया, इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है। क्या बुलडोजर की कार्रवाई सियासी बदला है? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब दे सकते हैं। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगा। और अब बुलडोजर के जोर और उस पर बचे सियासी शोर पर चर्चा के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के नेता शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की अलका लांबा हैं, आम आदमी पार्टी की आतिशी हैं और ओवैसी की पार्टी से वारिस पठान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और शलभ जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, ये अतिक्रमण पर एक्शन माना जाए या फिर दंगों का रिएक्शन? शलभ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही उन तक। कोई बात नहीं, कांग्रेस की नेता भी हमारे साथ हैं, अलका लांबा। अलका जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। देखिए, जो सवाल मैंने बीजेपी से पूछा उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन आप लोगों पर एक बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है। कहा यह जा रहा है कि दरअसल तुष्टीकरण की वजह से दंगाइयों का आप लोग समर्थन कर रहे हैं। ये कौन दंगाई है ये आप बताएंगे? ये तय हो चुका है, दंगा किसने किया किसने नहीं किया ये तो साबित होना है, नंबर 1। नंबर 2, कार्रवाई सियासी है, बिल्कुल सियासी है। आदेश गुप्ता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र लिखा। पत्र में साफ लिखा है, दिल्ली के एमसीडी के जो नॉर्थ के मेयर हैं प्रिय राजा इकबाल जी, सुनिएगा पहली लाइन। आपको ज्ञात होगा कि 16 अप्रैल 2020 को हनुमान जयंती के अवसर पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में निकाली जा रही शोभा यात्रा पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दंगाइयों द्वारा पथराव किया गया। लेटर की हेडलाइन ये है, ये नहीं अतिक्रमण है। 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है और 1731 अवैध निर्माण दिल्ली में है। 15 साल से बीजेपी है, कार्रवाई चुन चुन कर हो। उन्होंने आगे ये भी लिखा, इन दंगाइयों द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर अतिक्रमण को चिन्हित कर उन पर बुलडोजर चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक नहीं बना, हमें इस बात की तसल्ली है। राहुल गांधी जी ने सही कहा, बुलडोजर किसी एक धर्म पर नहीं, गरीब पर चला है। गरीब पर चला है बुलडोजर, इस संविधान में मिले उस अधिकार पर चला है जो आपको आजीविका कमाने का अधिकार देता है। उस गरीब का आजीविका छीनी गई है और दुख की बात है, आज जिस मुख्यमंत्री दिल्ली से उम्मीद की जाती थी कि वो उस समय वहां रहे, बुलडोजर के आगे खड़े हो, कहे मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं ये नहीं होने दूंगा, वो बेंगलोर में होते। और इन्हीं के प्रवक्ता आतिशी मरलीन जो आज दिख रही है, राघव चड्ढा, वो एक नैरेटिव सेट कर देते हैं कि मुझे लगता है मुझे इसका जवाब पहले आतिशी से ले लेना चाहिए, क्योंकि आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया अलका जी। उसके बाद मैं शलभ जी के पास जाऊंगा। एक मिनट अलका जी, आपने चूंकि एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है, आतिशी इसका जवाब दीजिए कि अरविंद केजरीवाल कहां हैं? दिल्ली में ये सारी चीजें हो रही हैं, इतनी बड़ी घटना घट जाती है और आपके नेता ही यहां से गायब हैं। आपसे अलका सवाल पूछ रही हैं। देखिए अखिलेश जी, सबसे पहले तो भाजपा के नेताओं को इस बात का जवाब देना होगा कि आज वो बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, ये अतिक्रमण आया कहां से?
हम तो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले और सख्त से सख्त कार्रवाई करे उनके खिलाफ जिन्होंने 15 साल से अतिक्रमण करवाया है। देश भर में, दिल्ली भर में सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के भाजपा के नेता, भाजपा के पार्षद अवैध निर्माण के लिए लिंटर के पैसे लेते हैं। हर स्क्वायर मीटर का रेट तय है। मैं उस पर आऊंगा। आप जो कह रही हैं ना, शलभ मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के नेता, मैं उनसे उसका जवाब लूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। अलका जो आपसे पूछ रही हैं, वो कह रही हैं कि आज इतना कुछ दिल्ली में अगर हो गया, इतनी बड़ी घटना घट गई, तो बुलडोजर के आगे अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जाके खड़े हो गए? कहां है अरविंद केजरीवाल? भाजपा के पार्षद के साथ गीता देखिए, ये आप भी जानते हैं अखिलेश जी और मैं भी जानती हूँ। अलका जी एक मिनट, अलका जी मैं आऊंगा आपके पास बारी बारी से। आपको हाँ, आतिशी। देखिए, आम आदमी पार्टी के तीनों इलाके के विधायक आज इलाके में गए। लोगों को किसी प्रकार की भी जरूरत है उसकी देखरेख के लिए। आप भी जानते हैं अखिलेश जी कि एक चार्ज्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में किसी भी नेता का जाना स्थिति को बिगाड़ता ही है। और मुझे उम्मीद है कि यही सवाल अब सारी पार्टियों के नेताओं से पूछेंगे भी कि क्या वो स्थिति जाके बिगाड़ रहे थे वहां पर, कि क्या स्थिति सुधार रहे थे वहां पे। लेकिन भाजपा के नेताओं को इस सवाल का जवाब जरूर देना है कि 15 साल से जो पूरी दिल्ली में अतिक्रमण हुआ है, जो एमसीडी में भाजपा के नेताओं ने करवाया है, पूरे दिल्ली भर में करवाया है, उससे अपनी जेबें भरी हैं, उसके बारे में उनका क्या कहना है? जवाब दीजिए, शलभ है मेरे साथ। उनके राज में हुआ है सारा। शलमणि त्रिपाठी मेरे साथ हैं, जवाब दीजिए शलभ, अगर आप सुन पा रहे हो आतिशी जो कह रही हैं। नहीं, देखिए, हम तो अतिक्रमण को लेकर बहुत गंभीर है। अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है वो चल रहा है, आप देख रहे हैं, और ठीक है, बहुत सारे लोग उससे अपनाए हुए हैं, बहुत सारे लोग तड़फड़ाहट में हैं, बहुत सारे लोग बेचैन हैं। लेकिन हमें वो दिन भी याद है कि जब उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जमीन जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोगों ने बांग्लादेशियों के हाथे कब्जा कराई थी और बकायदे जब बुलडोजर पार्क बोलने दी। कैसे एमसीडी में तो 15 साल से आपकी सरकार है, 15 साल में ये अतिक्रमण किया किसने, कैसे हुआ, किसके द्वारा करवाया गया, उसका जवाब दीजिए। आपने करवाया है अतिक्रमण, भाजपा के नेताओं ने ये अवैध निर्माण कराया है 15 साल से। अवैध निर्माण चलिए उनको बोलने दीजिए। सारा भाजपा के नेताओं ने और पार्षदों ने कराया है। उसका जवाब लीजिए, शलभ जी को बोलने दीजिए, मैं आता हूं, सबके पास आऊंगा। देखिए, जब मैं सच बोलता हूँ ना तो इनको इतनी तेजी से बेचैनी होती है कि तड़फड़ा के बीच में कूद पड़ते हैं। राजनीतिक संस्कार कम से कम सीखिए। आपने बोला मैं आपको चुपचाप सुनता रहा, लेकिन आपने क्या किया है दिल्ली में, ये पूरा देश देख रहा है। जो अराजकता आम आदमी पार्टी ने की है, जो भ्रष्टाचार किया है, आपके यहाँ जिस तरह से करोड़ों के मकान खरीदे जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता खरीद रहे हैं, जिस तरह आप कहते थे सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आपके नेता सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, तो देश आपका ड्रामा देख रहा है। देखिए, मैं तो आप अतिक्रमण के बारे में बताइए ना शलभ जी। 15 साल से एमसीडी में किसकी सरकार है बताइए? आम आदमी पार्टी की तो सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है पिछले 15 साल से एमसीडी में। तो ये सारा अवैध निर्माण किसके आशीर्वाद से हुआ है? और कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आप लास्ट 15 साल से एमसीडी में किसकी सरकार है? शलभ त्रिपाठी जी इस बात का जवाब दीजिए। 15 साल से एमसीडी में किसकी सरकार है? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार है या भाजपा की सरकार है? बहुजन समाज पार्टी में कौन कितना दंगाई के पक्ष में खड़ा होता है, इस बात की 15 साल से एमसीडी में 15 साल से एमसीडी में किसकी सरकार है बताइए शलभ जी। चलिए मैं एक मिनट आतिशी एक मिनट, आतिशी और शलभ जी एक मिनट रुक जाइए। मैं मेरे साथ एक और मेहमान है, जरा उनसे भी मैं एक सवाल पूछ लूं, उसके बाद आप लोगों के पास आता हूं। वारिस पठान मेरे साथ हैं, AIMIM के। वारिस जी, सवाल यह है, माहौल खराब करने की और कोशिश क्यों की जा रही है? सांप्रदायिक सौहार्द उस इलाके में आए, उसके लिए कोई नेता बयान क्यों नहीं दे रहा है? आपके नेता भी वहां पर पहुंचते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, उसके बाद वो कह देते हैं कि कार्रवाई सिर अहमद और अंसार के खिलाफ हो रही है। इस तरीके के बयान क्या माहौल को वहां पर ठंडा करेंगे कि और गर्म करेंगे? ये सब हम लोग इसको कहते हैं विजिलेंट जस्टिस। एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को। अब आप देखिए, बिना नोटिस के वहां जाता है बुलडोजर। अरे वारिस पठान साहब, एक मिनट, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जो बात रखी गई है, सुनिए मेरी बात सुनिए, आपको पूरा मौका दूंगा, पूरी बात रखिएगा, लेकिन एक आंकड़ा आपके सामने रख देता हूं। तुषार मेहता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो जानकारी दी गई कि खरगोन में 88 हिंदुओं की प्रॉपर्टी जब्त की गई, कार्रवाई की गई। और जो कार्रवाई हुई है दिल्ली के जहांगीरपुरी में, वहां भी कई हिंदू हैं जो उसकी चपेट में आए हैं। फिर आप लोग इसको धर्म के नजरिए से, उस चश्मे से क्यों देख रहे हैं? आपने खारगुन का जिक्र किया तो सुनिए, खारगुन के अंदर एक लड़का है
इसका फोटो सब तरफ वायरल है, उसके दोनों हाथ नहीं है, उसके ऊपर पत्थरबाजी का इल्जाम लगाया है और उसके घर को भी बुलडोजर से उड़ा दिया। वो गलत है, वो गलत है। अगर इस तरीके के आरोप लगे हैं तो वो गलत है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जानबूझकर इस तरीके की बातें कहने का क्या मतलब है कि एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। बार बार आप लोग ये बात जाके जो कह रहे हैं, इससे आपको लगता है कि सांप्रदायिक सौहार्द वहां बनेगा कि और बिगड़ेगा? ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने लेटर लिखा और कहा कि जो शोभा यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी किए थे उनके जो घर है उनको तोड़ा जाए। उसके अंदर आपने 5 लड़कों को जो पकड़ा उस पर तो एनएसए लगा दिया, मगर वो जो डंडा लेके निकले थे, तलवार लेकर निकले थे, पिस्तौल लेकर निकले थे और नारेबाजी कर रहे थे, मस्जिद के सामने प्रोवोकेशन कर रहे थे, मस्जिद पे चढ़कर झंडा लहराने की कोशिश कर रहे थे, जब कन्फ्रंटेशन वो भागे उनके ऊपर कब एनएसए लगाएंगे? तो अगर ये बात है कि अगर आपने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं ये आरोपी है, इसके घर को तोड़ दो, अरे अगर एक आरोपी ने पत्थर मारा उसके पूरे घर को आप उजाड़ देंगे, उसके खानदान को। देखिए, मैंने जो सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैं क्या कह रहा हूं, जो इस तरह की चीजें हुई हैं, जांच पड़ताल में जो भी गलत पाया जाएगा बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। लेकिन जो भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, मैं एक बयान सुनवाना चाहूंगा दर्शकों को। तौकीर रजा हैं, खुद को मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं, लेकिन जरा उनका बयान सुनिए। ऐसे माहौल में इस तरीके के बयान देश को कहां ले जाएंगे? क्या समाज और नहीं बटेगा? क्या और ज्यादा विभाजन नहीं होगा? सुनिए जरा तौकीर रजा का बयान। अगर धृतराष्ट्र बने रहे नरेंद्र मोदी तो मैं ये कहता हूं कि महाभारत होने से हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा सकता। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। जी वारिस पठान, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अगर बयानबाजी की बात चलेगी तो डिबेट आपको 4 घंटा तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। महापंचायतों में भी बहुत बयान हुए थे जिसमें कहा था बेटा तू कलम कागज छोड़ दे, तलवार उठा ले, मुसलमानों का नरसंहार कर दे। बजरंग मुनि ने क्या कहा था? मुसलमानों की औरतों को किडनैप करके लाएंगे, उठा कर लाएंगे, रेप करेंगे। मतलब आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, इसीलिए आप कई और उदाहरण सामने रख रहे हैं। किसी ने गलत किया तो आपको लगता है आप सब गलत करें। आप लोग पता नहीं करना क्या चाहते हैं, समाज को कहां ले जाना चाहते हैं, देश को कहां ले जाना चाहते हैं। शलमणि त्रिपाठी में आपसे अब मेरा सवाल है, इस तरीके के बयान क्या आग में घी डालने का काम नहीं कर रहे हैं वर्तमान माहौल में? भाई साहब, अगर मुझे बोलने नहीं दे रहा तो बुला क्यों रहे? मुझे नहीं, आपको मैंने पूरा मौका दिया सर, आप सुनिएगा। आपने अपनी बात रखी है पूरी तरीके से, और भी गेस्ट है ना, उनके पास मुझे जाना है। शलभ जी जवाब दीजिए। देखिए अखिलेश जी, ये तो जो तथाकथित जो सेकुलर लोग हैं उनका चरित्र, उनका चेहरा तो तभी उजागर हो जाता है जब अंकित सक्सेना की मौत पर कोई आंसू नहीं बहाने नहीं जाता, डॉक्टर पंकज नारायण की हत्या पर कोई आंसू बहाने नहीं जाता, ध्रुव त्यागी की हत्या पर रिंकू शर्मा की, राहुल राजपूत की, आलोक कुमार की, कांस्टेबल रतन लाल, हीरा गुजराती, इनकी हत्या पर, दिलबार नेगी की हत्या पर ये कोई आंसू बहाने नहीं पहुंचते। देश इनका चरित्र देख रहा है। ये आंसू कब आते हैं? जब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते हैं। उत्तर प्रदेश में जब पोस्टर चिपकाए गए जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के बहाने उत्तर प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकने का प्रयास किया, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश जलाने का प्रयास किया, जब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, ये तमाम जो पॉलिटिकल गिद्ध थे पहुंच के वहां सुबहाने पहुंच गए। आज ये दिल्ली पहुंचे हुए हैं, लेकिन देश की जनता देख रही है, आपका चरित्र देख रही है। आप जो एक पक्षीय सेकुलरिज्म लेकर चलते हैं उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 के बाद से लगातार दिया है। और जो तौकीर रजा जैसे लोग जो जहर मुझे बयान दे रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्हीं की पार्टी, आप वारिस पठान साहब से पूछ रहे हैं, इन्हीं के पार्टी के बड़े नेता ने कहा था कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उसके बाद देश में देखो क्या होता है। क्या हुआ देश में? अरे 5 मिनट नहीं, 500 घंटे के लिए भी पुलिस हटेगी। किसी की हैसियत नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर अराजकता फैला पाए, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। 2014 के बाद से जो जवाब दिया है, आपके पास कुछ बचा नहीं बताने के लिए। और आप इस तरह की नकारात्मक राजनीति करते रहिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हो, आप नकारात्मक राजनीति करते रहिए। देश की जनता जवाब दे रही है, दिल्ली की जनता भी जवाब देगी। चलिए, मैं दर्शकों को जरा एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं कि ये जो बुलडोजर का जोर है उस पर सियासत का शोर कैसे नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगाया और दिल्ली की जहांगीरपुरी में बुलडोजर 14 दिनों के लिए रुक गया। लेकिन उससे पहले ही राजनीति शुरू हो गई। ओवैसी गए तो कांग्रेस भी गई और इनके निशाने पर बीजेपी थी तो केजरीवाल भी। बगैर नोटिस दिए इन लोगों को तोड़ना, इनको नुकसान पहुंचाना, ये जायज बिहेवियर बीजेपी का, आप सरकार का है। मैं इसको कंडेम करता हूं और
सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस को है, वरना तो बर्बाद हो गया। आखिर यहाँ आवश्यकता थी बुलडोजर की, या जो 3000 से ज्यादा मसले जो पेंडिंग है वहां बुलडोजर भेजने की आवश्यकता थी? ज्वाइंट कार्यक्रम किया गया जिसमें केजरीवाल ने पूरी भूमिका निभाई, तो सवाल उठता है अरविंद केजरीवाल की चुप्पी मौन क्यों है? एक बार फिर से हो गया कि मुख्यमंत्री मैदान छोड़ करके छुपके घर में बैठ गया है। जब सारी सड़कें जहांगीरपुरी ही जा रही हैं, तो कल ममता के लोग भी जाएंगे और अखिलेश की पार्टी वाले भी। बीजेपी कह रही है कि ये तो घोर पॉलिटिक्स है। कार्रवाई इलीगल इंक्रोचमेंट पे हो रही है, उसमें कोई भी हो इसको धर्म के चश्मे से देखना भी नहीं चाहिए। जो इलीगल इंक्रोचर्स हैं वो सभी धर्मों के हैं, इसलिए ये जो विपक्ष का आरोप है ये सरासर गलत है। एक तरफ सियासत तो दूसरी तरफ अदालत में गहमा गहमी रही। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले कभी दंगे के बाद इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई, एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जज से बोले, इनको केस के तथ्यों पर बात करने के लिए कहिए, ये भाषण का मंच नहीं है। फिर दुष्यंत दवे बोले, कानूनन 5 से 15 दिन का नोटिस मिलना चाहिए था। ऐसे मामलों में कई बार कोर्ट ने नोटिस की मियाद को बढ़ाया है। इशू को एग्जामिन किया जाएगा, 2 हफ्ते बाद उसकी सुनवाई होगी और तब उस पर कोई फैसला आएगा। बात जहांगीरपुरी से निकली तो देश भर तक पहुंची। वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा, अतिक्रमण और अवैध निर्माण पूरे देश की समस्या है, लेकिन इसकी आड़ में एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं। ये समय है कि कोर्ट ये संदेश दे कि देश में कानून का शासन है। जिस पर जस्टिस राव ने कहा, हम देश भर में अतिक्रमण हटाने का अभियान रोकने का आदेश नहीं दे सकते। फिर सिब्बल ने कहा, मैं बुलडोजर की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से सब हो रहा है ये गलत है। इस पर जज बोले, ये काम बुलडोजर से ही होता है। वैसे हम आपकी बात समझ गए हैं। कल सवाल खड़े हुए थे कि कोर्ट की रोक के बावजूद एमसीडी ने 1.5-2 घंटे तक कार्रवाई नहीं रोकी। इस पर अदालत ने सख्त टिप्पणी की, कहा हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन इस सवाल को बाद में देखा जाएगा। जहांगीरपुरी हिंसा पहले 2 समुदायों तक सीमित थी, फिर इसमें एमसीडी कूदा, फिर अदालत आई और राजनीति की फुल टॉस एंट्री हो ही चुकी है। ये रिपोर्ट इसलिए हमने आपको दिखाई ताकि आप भी समझ सके नेताओं के बयानों को सुनकर कि आखिर इस वक्त चल क्या रहा है, जहांगीरपुरी के बहाने क्या इस वक्त देश में हो रहा है। सीधे आतिशी में आपके पास आना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी की आप सीनियर लीडर हैं, जरा मुझे यह बताइए, क्या आप भी धर्म के चश्मे से इस कार्रवाई को देख रही हैं? जो वारिस पठान कह रहे थे, क्या आपको भी लगता है कि मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया गया है? देखिए, जो ये सारी दंगई, जो ये सारी गुंडागर्दी, जो ये सारी हिंसा हम दिल्ली में, हम देश भर में देख रहे हैं, ये बीजेपी की देन है। देखिए, भाजपा गुंडों की पार्टी है, भाजपा लफंगों की पार्टी है, भाजपा दंगइयों की पार्टी है। जो लोग हिंसा करते हैं, भाजपा उनको सम्मानित करती है। कुछ दिन पहले आदेश गुप्ता जी ने माला पहनाई दंगइयों को। उन्होंने हिंसा जिन्होंने तोड़ करी मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर, उनको माला पहनाई, सम्मानित किया। तो उससे क्या संदेश गया? ये संदेश गया कि भाजपा वाले जितनी गुंडागर्दी करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। बारी बारी से बोलिए आप दोनों प्लीज। जनता पार्टी, देखिए बारी बारी से बोलिए। शलभ जी मैं आपके पास आता हूँ, शलभ जी मैं आपके पास आता हूँ, पूरा समय मैं आपको दूंगा। आतिशी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, ऐसे में कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। बारी बारी से आतिशी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अखिलेश जी की समस्या क्या है कि ये ना बन गए हैं भारतीय गुंडा पार्टी। इनको गुंडागर्दी के अलावा इनको कुछ आता नहीं है। शो में भी गुंडागर्दी करते हैं, मैंने जो सवाल आपसे जमीन पूछा, पर भी आपने मेरे गुंडागर्दी सवाल का करते जवाब हैं। नहीं दिया। मैंने आपसे आतिशी ये पूछा कि क्या आप भी धर्म के चश्मे से इस कार्रवाई को देख रही हैं? वारिस पठान जो कह रहे थे, आपको भी लगता है क्या कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? देखिए अखिलेश जी, हम तो पार्टी के चश्मे से देख रहे हैं, क्योंकि देश भर में जो गुंडागर्दी होती है, देश भर में जो दंगई होती है, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं। जो अंसार अभी पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट है, वो भाजपा का नेता है, भाजपा के लिए प्रचार करता है। मैं जवाब ले लेता हूँ, चलिए ठीक है, आपकी बात हो गई जी। शलभ
दंगे तो साफ तौर पे बीजेपी ने करवाए हैं। ठीक है जी, शलभ जी बोलिए। हाँ। आप खड़े होइए। शलभ जी, आप ही से मेरा सवाल है, आप क्या कह रहे थे? हम लोग आपको सुन नहीं पाए क्योंकि आप लगातार उनके साथ साथ बोल रहे थे। बांग्लादेशी आप देखिए जिनके साथ कौन खड़ा होता है, उनके आधार कार्ड कौन बनाता है, वो राशन कौन पहुंचाता है। मैं तो कहता हूँ जब जब कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ हुई है, आम आदमी पार्टी के लोग उनका आधार कार्ड बनाते पकड़े गए, वोटर कार्ड बनाते पकड़े गए, उनका राशन कार्ड बनाते पकड़े गए। जब उत्तर प्रदेश की जमीन अवैध बांग्लादेशियों ने कब्जा की थी, जब यहाँ से बुलडोजर गया, वहां पर कार्रवाई हुई, इनके एमएलए खुलेआम उतर कर आए, अब बोले कि नहीं हम तो अवैध कब्जा करने वालों के साथ खड़े हैं। तो ये दंगाई, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों से पूरी बातचीत नहीं हो पा रही है। शलभमणि त्रिपाठी जी, अलका जी, आतिशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब तक इस तरीके के भड़काऊ बयान दिए जाएंगे, क्या सौहार्दपूर्ण माहौल बन पाएगा? क्या नेता अभी भी जहांगीरपुरी के बहाने सियासी रोटी? आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद चले बुलडोजर को लेकर सियासत में गर्मा गर्मी है, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस हिंसा के तार जोड़ने में लगी है। इस हिंसा की पूरी कहानी एक शख्स के आसपास ही घूम रही है और वो शख्स है मोहम्मद अंसार। पुलिस को लगता है कि जैसे जैसे अंसार की कुंडली खुलेगी, वैसे वैसे दिल्ली हिंसा की हकीकत दुनिया के सामने आ जाएगी। अब तक की पूछताछ में अंसार ने क्या बताया और जुर्म की दुनिया से कैसे जुड़ा था अंसार, इस देखिए आप संवाददाता मनोज वर्मा, अभिषेक रावत और ओम प्रकाश तिवारी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं बोला था रैली यहाँ से मत ले जाओ। बेटा चाकू वाला समझा रहे हैं लड़के को, वो लड़ाई खुल रही है अंसार की कुंडली। जहांगीरपुरी के विलन का वो काला इतिहास। हल्दिया का मामूली दिल्ली में कैसे बना खास। हिंसा का मास्टरमाइंड या इसका भी है कोई बॉस। जहांगीरपुरी हिंसा में पुलिस ने अब तक 25 उपद्रवियों को पकड़ा है। इनमें 3 नाबालिग हैं, 5 पर एनएसए के तहत कार्रवाई हुई है और कुछ और आरोपियों पर एनएसए लग सकता है। यूं तो इस हिंसा में 5 आरोपियों के आसपास ही पुलिस की जांच टिकी है, लेकिन पुलिस जिसे मास्टरमाइंड मानकर चल रही थी वो है मोहम्मद अंसार। लेकिन अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि दिल्ली पुलिस को शक है कि अंसार के तार किसी कट्टरवादी संगठन से जुड़े हो सकते हैं। अंसार से पूछताछ के दौरान ऐसे सुराग मिले हैं जिनसे पता चलता है कि अंसार सिर्फ मोहरा था, उसके तार किसी और के हाथ में थे। लिहाजा खुफिया एजेंसियों ने भी अंसार के तार खंगालने शुरू कर दिए हैं। हिंसा वाले दिन शोभा यात्रा पर जमकर पत्थर चले, लाठियां और बोतलें चली। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि ये सब अंसार और उसके साथियों ने पहले से ही इकट्ठा किए हुए थे। सूत्र बताते हैं कि जहांगीरपुरी ग्रुप का मुखिया अंसार ही था। मस्जिद से फोन आने के बाद अंसार साथियों के साथ वहां पहुंचा था। पुलिस कस्टडी में अंसार से पूछताछ जारी है और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वहीं एबीपी न्यूज के छिपे कैमरे में कई लोगों ने इस बात को माना है कि हिंसा की असली जड़ अंसार ही है। उनको फंसाया क्यों जा रहा है? वो लोग क्यों फंसा रहे फिर? अरे जब जो फंसाएगा वो तो जानता है अंसार को। अंसार तो मोहल्ला पे फेमस है। लड़ाई की शुरुआत उसी ने की। हाँ जी, उसी ने, पता नहीं वो हमारे जो यही होंगे वो सुरेश सरकार जी। हाँ उसी ने किया। तो उसने बोला था रैली यहाँ से मत ले जाओ, बस ये तो उसने इन्होंने बोला अंसार को, अंसार भाई जो भी है लेडी को अपना जो रैली है जो उसको निकलने दो,
कोई दिक्कत नहीं है, सारे भाई भाई है। तो उसने धमकी उल्टा दे दिया कि यहाँ से निकलेगा तो आगे जाके क्या होगा। कुल मिलाकर पुलिस की जांच के सेंटर में अंसार है, वो अंसार जो गिरफ्तारी के बाद संकेत दे रहा था कि अंसार जिस पुष्पा को अपना हीरो मानता है वो पुष्पराज भले ही सुपरहिट था। अंसार की कहानी भी ऐसी ही है, काली कमाई का धंधा और फिर उसी पैसे का एक हिस्सा जरूरतमंदों को बांटकर वो खुद को हीरो भले ही समझ रहा हो, लेकिन गुनाहों का हिसाब तो देना ही होता है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में अंसार ने खुलासा किया है कि उसने इतना पैसा कैसे कमाया। दरअसल कबाड़ के धंधे से पहले वो ड्रग्स का धंधा करता था। दिल्ली पुलिस के सूत्र बताते हैं कि इसी पैसे से उसने इलाके में अपना रसूख कायम किया। अंसार स्मैक बेचता था और पकड़े जाने के डर से उसने ड्रग्स का ये धंधा बंद कर दिया। अंसार जब बंगाल से दिल्ली आया था तो उसने कबाड़ के धंधे से शुरुआत की, उसके बाद ड्रग्स और सट्टे के धंधे में लग गया। जहांगीरपुरी का हर बाशिंदा जानता है कि वो 2 नंबर का धंधा करता था। इतना अमीर कैसे हो गए? उसकी जो फोटो आई है शराब की बोतल के साथ, सब चलता है उसी का, सट्टे का काम है। वहाँ पे जितने ठेले लगते हैं सब में वसूली उसका, पार्किंग का सामान लगते नहीं है। जगह से कमीशन आता है, बंदों को डरा के लेता है, वसूली लेता है। जितने भी बड़े बड़े जहांगीरपुरी में है रिच बंदे उनसे भी लेता है, ठेके में से भी लेता है। दबदबा उनका ही बना रखा उन्होंने, दबदबा उसको। असली बात ये है कि वो जुआ खिलाता है, सबका वगैरह जुआ खिलाता है, नहीं पैसे देता है पुलिस वालों को। जिस BMW कार के साथ अंसार की तस्वीर है उसको भी जबरदस्ती उसने अपने पास रखा हुआ था। बाद में उसे बंगाल भेज दिया। पुलिस से जब कार मालिक ने शिकायत की तो कार को बंगाल से वापस मंगाया गया। अंसार की अय्याशियों के किस्से जहांगीरपुरी में मशहूर हैं, लेकिन उसका रसूख ऐसा था कि कोई भी उसके बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचता है। लेकिन अब अंसार संगीन आरोपों के घेरे में है और अगर ये आरोप साबित हो गए तो फिर बाकी की जिंदगी उसे जेल में ही काटनी होगी। दिल्ली से संवाददाता अभिषेक रावत, वरुण जैन और ओम प्रकाश तिवारी के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट। जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़े कई सवाल हैं। मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि हिंदुओं ने भड़काया, हिंदू पक्ष कहता है कि शांत जुलूस पर हमला करने की तैयारी पहले से थी। पुलिस की अब तक की जांच में कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। जांच का दायरा भी बढ़कर बंगाल तक पहुंच चुका है। अब देखिए संवाददाता अभिषेक रावत और वरुण जैन की एक खास रिपोर्ट। क्या दिल्ली हिंसा के पीछे गहरी साजिश थी? क्या पहले से ही थी हिंसा की तैयारी? कहां से आया ईंट पत्थरों का जखीरा? उड़ जाओ। हिंसा के पीछे भड़की हुई भीड़ या क्रिमिनल? क्या हुआ था, उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं हुआ था, वो तैयारी में बैठे हुए थे, पूरी तैयारी में बैठे हुए थे। उनको सिर्फ मुद्दा चाहिए था लड़ने का और वो मुद्दा उन्होंने ये बना दिया कि डीजे बन गए। लेकिन इतनी कांची कोटी कहाँ से आई? अब भाई यहाँ गवारा का काम होता है, आप तो जानते हैं, सब पड़ा रहता है, वही पड़ा हुआ रहता है। अब जब लड़ाई हो रही है तो बंदे उठा सब भाई अब जितना लग के क्या उसके बाद कुछ नहीं है, तो जो चीज से पाएगा उसी चीज को फेंकेगा। जहांगीरपुरी हिंसा में हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों एक दूसरे पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं, कैमरे के सामने भी और छिपे हुए कैमरे पर भी। लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि अंसार ने इस बात को मान लिया है कि पत्थर और डंडे घटना से पहले ही जमा किए गए थे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। हिंसा के इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिंसा के वक्त कई नामी बदमाश भी उस भीड़ में शामिल थे जिसने शोभा यात्रा पर हमला किया। इन बदमाशों पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है तो कई जेल की सजा भी काट चुके हैं। हिंसा के बाद से ये बदमाश फरार है। दिल्ली पुलिस को जो जानकारी मिल रही है वो ये इशारा करती है कि हिंसा के पीछे गहरी साजिश थी। दिल्ली पुलिस ने 20 बदमाशों को चिन्हित किया है।
इनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की दर्जनों टीमें लगी हैं। अंसार से भी इन बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस के सामने सवाल ये है कि क्या अंसार के कहने पर ही इन बदमाशों ने हिंसा भड़काने में मदद की? दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की जांच के दायरे में आरोपियों का बांग्लादेश कनेक्शन भी है, इसीलिए ये जांच बंगाल तक पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस अंसार के हल्दिया के घर में जांच करने के बाद दूसरे नाबालिग आरोपी के घर भी पहुंची। पुलिस ने जब आरोपी के दस्तावेज की जांच की तो पता चला कि उसकी मां का आधार कार्ड तो दिल्ली का है, लेकिन राशन कार्ड बंगाल का। अब पुलिस इन दस्तावेजों का वेरिफिकेशन भी कराएगी। हालांकि आरोपी की मां उसे बेकसूर बता रही है। पुलिस बोल रहा है यहाँ पे था असलम। मैंने हाँ था। कितना दिन गया? 1 महीना गया। 1-1.5 महीना मेरा असलम गया। अजमेर जाएगा इसीलिए गया। भाई लोग बुलाया था इसीलिए गया। नहीं असलम यहीं पे काम करता, राजमिस्त्री का। जहांगीरपुरी हिंसा के चश्मदीद भले ही इसके पीछे एक दूसरे पर भड़काने का आरोप लगाकर उसे वजह बता रहे हों, लेकिन पुलिस की जांच ये बता रही है कि मामला उतना सीधा नहीं जितना दिख रहा है। दिल्ली से संवाददाता अभिषेक रावत के साथ वरुण जैन की रिपोर्ट। दरअसल दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि पूरे मामले की जल्द से जल्द जांच हो जाए और सच सबके सामने आ जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।